भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला बदलना, उम्मीदवार बदलना एक घातक रहा। प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं, तकरीबन हर एक बूथ पे उन्हें कुछ न कुछ वोट मिला है और वो भारतीय जनता पार्टी से आगे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार है, उसकी ओर से एक यूजीसी बिल लाया गया था। उन लोगों की नाराजगी इस बिल को लेकर भी थी कि जो सरकार पिछले 35 सालों से चल रही है, वो भले सरकार के मुखिया अलग अलग हों, लेकिन कमोबेश वो तरीका उसी तरीका का है। पब्लिक में रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है कि ये सरकारें अब नए बदलाव वाली सरकार होनी चाहिए। और बीजेपी के जो वोट बैंक थे उसमें भी सेंधमारी हुई और उसके वोट बैंक भी वो शिफ्ट हो गए प्रशांत किशोर के साथ। भरत तिवारी का जो एक इंसिडेंट हुआ था पिछले दिनों, उनके प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग थे, उनकी संख्या बांकीपुर में भी थी, तो वो एक फैक्टर जरूर बना। नमस्कार दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव के चुनाव परिणाम और उसके क्या है मतलब, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह चुनाव कई मामलों में दिलचस्प रहा, उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रमुख हैं, अभी 10 महीने पहले हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में उनके तकरीबन सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वही प्रशांत किशोर ने इस बार धमाकेदार एंट्री की है बिहार विधानसभा में, बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर। यहां भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के साथ उनका सीधा मुकाबला था और ये माना जा रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह पारंपरिक सीट होने के चलते प्रशांत किशोर को शायद शिकस्त ही मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है कि लोकतंत्र में मतदाताओं का मिजाज, उनका वोट ही सर्वोपरि है, उनका जनादेश ही सर्वोपरि है। तकरीबन 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। पिछले चुनाव में राजद जहां दूसरे स्थान पर था, इस बार खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंचा है और यही नहीं, उसके वोट भी काफी घट गए हैं। तो इस चुनाव परिणाम के क्या है मतलब, मैं हूं अजय कुमार और इस विषय पर बातचीत करने के लिए प्रभात खबर के स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी और राजनीतिक संपादक मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, पहली प्रतिक्रिया इस चुनाव परिणाम को लेकर क्या है? देखिए, ये जनता के मिजाज का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे एक अपने मंडल अध्यक्ष, जो कि निचले कार्यकर्ता से थोड़े से ऊपर के कार्यकर्ता होते हैं, उनको उम्मीदवार बनाकर यह कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों से अलग है और पार्टी के निचले कार्यकर्ता को भी वो चुनाव में उतरने का अवसर देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो ये था, प्लान था, ये उनकी जो योजना थी, इस पे मतदाताओं की मुहर नहीं लगी। और प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी को, जैसा कि आपने सही बताया कि 6 महीने पहले जब नवंबर में चुनाव हुए विधानसभा के, तो उनके सभी प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गए और एक भी सीट वो नहीं जीत पाई। उस पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने धमाकेदार एंट्री की और करीब 60,000 उन्हें वोट मिले और वो करीब 20,000 वोट से वो 18,953 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये क्या हम लोगों ने, जैसा कि बांकीपुर चुनाव उपचुनाव को लेकर जो घोषणा हुई थी और भाजपा ने पहला जो उम्मीदवार दिया था, यही नहीं बल्कि उन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया था, अचानक उनको चुनाव मैदान से हटा दिया गया और नीरज कुमार जी को लाया गया। क्या ये एक भूल के तौर पर इसे देखा जाए या रणनीतिक चूक क्या है? ये मतदाताओं के जो तेवर है या वोट डालने का जो परसेंटेज है, उससे आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला बदलना, उम्मीदवार बदलना एक घातक रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने लोगों से बातचीत की, उम्मीदवार कोई भी हो, अगर वो पहले वाले भी उम्मीदवार होते तो चुनाव परिणाम इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं, तकरीबन हर एक बूथ पे उन्हें कुछ न कुछ वोट मिला है और वो भारतीय जनता पार्टी से आगे रहे हैं। तो इसका मतलब, राजनीतिक मतलब ये है कि मतदाताओं ने एक बार मन में ठान लिया था कि इस बार
प्रशांत किशोर को वो वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी या उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, वो कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए अगर उम्मीदवार बदले भी गए और पहले वाले ही उम्मीदवार रहते तो कमोबेश ज्यादा का फर्क मुझे नहीं दिखता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखा, एक इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए नितिन नवीन, उनकी ये सीट रही है और वो उनका मतदाताओं से सीधा संपर्क रहा था। वो डोर टू डोर मिलते भी थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका इस बार के उपचुनाव में डोर टू डोर जाना संभव नहीं था और उन्होंने जिन लोगों को चुनावी ड्यूटी पे लगाया, अब उनके कामकाज की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उनका बयान आया है कि वो पार्टी समीक्षा करेगी और जिनको जिम्मेवारी दी गई वो जिम्मेवारियों का आकलन करेगी कि कहाँ पे चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई। जिनको जिम्मेवारी दी गई थी वो उन्होंने मतदाताओं से संपर्क किया या नहीं, ये तो अब हार के बाद की बात है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो मुझे जिन लोगों से बातचीत करने में लगा, एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार है उसकी ओर से एक यूजीसी बिल लाया गया था। तो मैंने देखा कि अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, आप उसे सवर्ण वोटर कह सकते हैं, उन लोगों की नाराजगी इस बिल को लेकर भी थी कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं लेकिन परिणाम हमारे बच्चों के खिलाफ आता है। तो ये एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि एक बदलाव की ओर बिहार में लोग देख रहे हैं, उम्मीद देख रहे हैं कि जो सरकार पिछले 35 सालों से चल रही है, वो भले सरकार के मुखिया अलग अलग हों लेकिन कमोबेश वो तरीका उसी तरीका का है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उनका एक अलग था, एक पब्लिक में एक मैसेज था, लेकिन अब पब्लिक में रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है कि ये सरकारें अब नए बदलाव वाली सरकार होनी चाहिए। तो उसकी एक आगाज के रूप में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1995 से यह सीट भाजपा के पास थी। मौजूदा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उन्होंने जीत हासिल की थी 1995 में और वो लगातार जीतते रहे। 2005 में उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, फिर वहां से नितिन नवीन की यात्रा राजनीति में शुरू होती है और वो 2025 में भी यहां से चुनाव जीतते हैं और बाद की कहानी सबको मालूम है। मिथिलेश जी, लगातार एक तरह से भाजपा का यह गढ़ माना जाता रहा, अचानक ऐसा क्या हुआ? जैसा कि यूजीसी के बारे में आपने जिक्र किया, तो क्या यह जो प्रतिबद्धता थी वोटर की भाजपा के प्रति, एक उनका, दूसरा हम राजद का भी आधार देखते हैं कि सिकुड़ गया, तो क्या राजद ने भी बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को प्राथमिकता दी? सबसे पहले तो जैसे नितिन नवीन का जो राजनीतिक उदय हुआ, वो 2005 में ये सीट होती थी, पटना पश्चिम कहा जाता था। पटना पश्चिम का कुछ पार्ट और कुछ पटना मध्य का पार्ट था, जिसे हम लोग पटना पश्चिम के रूप में जानते थे, और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा इसके विधायक हुआ करते थे। 2005 में उनकी दिसंबर में अचानक डेथ हो गई और 2006 में जो उपचुनाव हुआ तो नितिन नवीन पहली बार पटना पश्चिम से विधायक बने। हम लोग को याद होगा कि 2009 में परिसीमन लागू हुआ पूरे देश में और विधानसभा लोकसभा की सीटें बदल गई। विधानसभा के चुनाव हुए 2010 में और वो सीट हो गई बांकीपुर। वहां से नितिन नवीन 2010, 2015, 2020, 2025 में चुनाव जीते। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ के रूप में देखा गया, क्योंकि वो कंटिन्यू पिता पुत्र की जोड़ी जो है वो चुनाव जीतते रही। इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ी बात यह देखी, राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, उनको नवंबर के चुनाव में 46,000 वोट मिले। इस बार के चुनाव में उन्हें मात्र 14,000 वोट तो क्या वही जानना चाह रहे हैं कि क्या राजद का भी वोट प्रशांत किशोर की ओर चला गया, शिफ्ट हो गया? निश्चित रूप से कि जो बीजेपी को हराए हमें उधर जाना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी वोट थे, पिछली दफा हम देखते हैं या उसके और पीछे जाते हैं तो आमने सामने की लड़ाई होती है भारतीय जनता पार्टी और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी से, और निकटतम प्रतिद्वंदी वही होता है जो राष्ट्रीय जनता दल या मुख्य विपक्षी दल का उम्मीदवार होता है। पिछले दफा भी 2025 के नवंबर में जो चुनाव हुए उसमें भी
नितिन नवीन को 98,000 से अधिक वोट मिले और रेखा गुप्ता जो राजद की उम्मीदवार थी दूसरे नंबर पे रही, उन्हें 46,000 से अधिक वोट बड़ा मिले। गैप था। बड़ा गैप था, बहुत। लेकिन फिर भी वोट राष्ट्रीय जनता दल को बहुत अधिक था। हम्म। इस बार के चुनाव में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार वही है रेखा गुप्ता, पार्टी भी वही है, उम्मीदवार भी वही है, लेकिन वोट उनका 14,000 पे आके सिमट गया। करीब करीब 33,000 वोट जी उनका कम हो तो गया। उनका जो वोट था वो वोट भी शिफ्ट हो गया एंटी बीजेपी के रूप में प्रशांत किशोर के पास। और बीजेपी के जो वोट बैंक थे उसमें भी सेंधमारी हुई और उसके वोट बैंक भी वो शिफ्ट हो गए प्रशांत किशोर के साथ। इसलिए प्रशांत किशोर को जो 2005 में जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 7,000 वोट आए थे, अब इस बार प्रशांत किशोर को 63,000 वोट मिले। माफ करेंगे, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। ये 40 स्टार प्रचारक भाजपा की ओर से उतारे गए थे, जिसमें पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के जो गायक हैं, काफी वो चर्चित भी हैं। अभी हाल में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और विधान परिषद में उनको पार्टी ने भेजा है। तो मनोज तिवारी आए, कई रोड शो के कार्यक्रम हुए। नितिन नवीन खुद 3 बार, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि 3 बार उनका रोड शो हुआ। और काफी जो भाजपा का एक तरीका है आक्रामक प्रचार करने का, वो भी हुआ। इसके बावजूद वह जो गोलबंदी थी भाजपा की, वो कैसे बिखर गई? सबसे बड़ी बात है कि आप स्टार प्रचारक में किसी को भी लाए, आप लोकसभा चुनाव को याद करें, विधानसभा चुनाव को याद करें, अपोजिशन की ओर से भी कई बड़े-बड़े स्टार प्रचारक आए। तो बिहार में और खासकर इस बार के बांकीपुर के चुनाव में भी ये साफ दिखा कि स्टार प्रचारक कोई भी हो, पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, उनका कितना पब्लिक के साथ रुझान रहा और पब्लिक ने उनको कितनी तवज्जो दी। एक बार अगर पब्लिक या वोटर मन मिजाज बना लेते हैं तो वो स्टार प्रचारक कोई भी हो, उनकी बातें कुछ भी हो, वो किसी तरीके से कहें तो पब्लिक वोटर जो है वो अपने मन मिजाज से बाहर नहीं जाती। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण। भाजपा के समर्थक जो वोटर हैं, उनसे भी हमने बातचीत की, हम भी गए और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है। भरत तिवारी का जो एक इंसिडेंट हुआ था पिछले दिनों, क्या उन सब चीजों के चलते भी एक नाराजगी थी क्या? निश्चित रूप से आप बिहार की चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो आप जाति को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कास्ट एक बड़ा फैक्टर है बिहार में और भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ, सरकार उसमें एक्शन भी ले रही है, जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हुई है, सस्पेंड किए गए, पकड़े गए जो गोली चलाने वाले जो सिपाही थे वो पकड़े गए। लेकिन एक आम लोगों में ये मैसेज गया कि पुलिस का ये जो कदम था या सरकार तो इसमें नहीं थी, पुलिस का कदम सही नहीं था। तो पब्लिक का एक रुझान एक तरह से गोलबंद कर दिया, एक गोलबंद किया और भरत तिवारी से जो उनके जो समर्थक नहीं के उनसे जो रखने वाले लोग थे, समर्थन रखने वाले लोग थे, उनके प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग थे, उनकी संख्या बांकीपुर में भी थी। तो वो एक फैक्टर जरूर बना कि उससे लोग गोलबंद होते गए कि ये तत्कालिक, चूंकि वो तत्कालिक घटना थी। और दूसरा एक इम्पैक्ट पड़ा जो दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर जो आंदोलन हुए, जेन जी का जो, तो वो आंदोलन का भी कुछ न कुछ असर दिखा और वो वोट के रूप में परिणत हो गया। हाँ, नहीं, ठीक बात है। और इस प्रशांत किशोर या जनसुराज की ओर से ये कहा जा रहा है कि यह जो बिहार में हम लोग बात करते रहे हैं जातीय खेमेबंदी की, जातीय सीमाओं की, कि लोग अपनी जाति तोड़कर नहीं आ पाते हैं बाहर। जनसुराज का या उनके समर्थकों का ये कहना है कि इस चुनाव ने, बांकीपुर के उपचुनाव में यह साबित हो गया कि बिहार के लोग अपनी जातीय सीमाओं को तोड़कर, जो पलायन का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, जो शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, अगर रियल इश्यूज को आप सामने लाते हैं तो लोग अपनी छोटी छोटी जो सीमाएं हैं उसको तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ विश्लेषकों का या जनसुराज के समर्थकों का कहना है। ये क्या ऐसा है कि बांकीपुर के चुनाव परिणाम को इस संदर्भ में देखा जाए? देखिए, जब चुनाव कोई पार्टी जीतती है, कोई उम्मीदवार जीतता है तो वो अपने तरीके से उसकी विवेचना करता है और उसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। और कोई पार्टी अगर चुनाव हारती है तो उसके सारे समीकरण, उसके सारे बयान, वक्तव्य की विवेचना होती है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को
किसी एक कास्ट, किसी एक वर्ग का वोट नहीं, सभी वर्गों का वोट मिला है। लेकिन इसे आप आप देखें कि इस चुनाव के पहले जस्ट नवंबर में चुनाव हुए और मुश्किल से 6 और 7 महीने बीते हैं। तो कोई ऐसा मिरेकल प्रशांत किशोर ने नहीं कर दिया। इश्यू इश्यू उस समय भी थे, चीजें उस समय भी थी, बेरोजगारी का समस्या उस समय भी था, पलायन वहां भी था, लेकिन उनके एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाए। इस बार जो है वो गैप बढ़ा है, चूंकि चुनाव जो जीत में हार जीत का जो अंतर होता है उसमें कास्ट में अभी मानता हूं कि कास्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल। तो उस फैक्टर में जो यहाँ की जो समीकरणें थी वो समीकरण काम की प्रशांत किशोर के पक्ष में। दूसरा, राजद के पक्ष के जो वोटर थे, खासकर यादव और मुस्लिम वोटर, तो उन लोगों का चूंकि राजद के उम्मीदवार सुस्त पड़ गए और उनका प्रचार उस हिसाब से नहीं हुआ, तो वो घर में नहीं बैठने के बजाय वो वोटर और उस वोटर को प्रशांत किशोर ने पकड़ा और उनके पास अपनी पहुंच बनाई और वो वोट शिफ्ट कर गए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है। इस पूरे चुनाव परिणाम को लेकर विपक्ष को लेकर क्या मैसेज है इसमें छुपा हुआ? जैसे मान लीजिए कि राजद यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, उसके लिए क्या मैसेज है कि उसकी जो पकड़ है या उसका जो सामाजिक जो भी आधार रहा है, क्या उसमें क्षरण हो रहा है? दूसरा कि जो अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें, उसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, तो इन लोगों को ये सामने इस चुनाव परिणाम को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या प्रशांत देखिए किशोर एक विपक्ष का नया केंद्र बनकर उभरेंगे? देखिए बिहार की जो राजनीति है और विधानसभा का जो संख्या बल है, आप उसमें देखें तो एक बांकीपुर के सीट के जीत से या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता हार है? से सरकार की सेहत पर और भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, वो सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है वो एक विपक्ष की जो राजनीति है उसमें फर्क पड़ता है। अभी जो मुख्य विपक्षी दल राजद है, राजद के नेता कार्यकर्ता सभी सुस्त पड़ते दिखाई देते हैं। मैं सुस्त इसलिए कह रहा हूं कि कोई आंदोलन अखबारों में सीमित है, बयानबाजी तक है, लेकिन सड़क पे नहीं दिखता है। तो वो एक सुस्त, और उनके विधायकों की संख्या भी कम है। दूसरी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस, उनके विधायकों की संख्या महज 6 रह गई है और आगे भी उसमें लगातार कई खबरें आती है टूट की, अब होगा तब होगा। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। एक पार्टी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जो है, भाकपा माले हम जिनके जानते हैं जिनके नाम से, तो उनके विधायकों की संख्या भी महज 3 है, लेकिन उसके कार्यकर्ता सड़क पे उतरते दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर एक विपक्ष का एक बड़ा स्पेस है बिहार में अभी दिख रहा है, और हो ना हो प्रशांत किशोर की रणनीति उसी वैक्यूम को, उसी स्पेस को भरने की है कि इस चुनाव में अगर वो जीत गए तो विधानसभा में अपने परफॉर्मेंस से, और एक जो पब्लिक में मैसेज गया था कि सभी सीटें हार गए वो 2025 के चुनाव में, तो वो 2030 का जो चुनाव होगा विधानसभा का और 2029 के लोकसभा का, उसमें वो रिवाइवल करने की कोशिश करेंगे और मुख्य विपक्षी दल बनने की कोशिश करेंगे 2030 के चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नहीं, ठीक बात है। तो क्या ये बांकीपुर, मान लीजिए कि एक विधानसभा सीट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या यह रेप्लिकेट पूरे बिहार भर में जन सुराज की ओर से हो सकता है क्या, कि विपक्ष का जो एक आधार है वो अपने साथ जोड़ ले? पूरे बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो क्या इसकी संभावना हम लोगों को कहाँ तक दिखाई देती है, या उसमें वो जन सुराज की कामयाबी कहाँ तक हो सकती है? ये देखिए, अगर चुनावी गणित की हम लोग बात करें तो 243 सीटों में अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल को संकट में वो आ सकता है। अगर आमने सामने की लड़ाई हो, एक तरफ सत्ताधारी दल और एक तरफ एक मजबूत 1-to-1 मतलब 1-to-1। लेकिन विधानसभा के चुनाव में मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है, इसलिए कि सभी पार्टियों का अपना हित होता है और एनडीए जो इस चुनाव में हम कहें, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव बन के रह गई थी। हालांकि चुनाव में प्रचार सभी दलों ने किया था, लेकिन चूंकि वो प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, तो ये एक सिंपल एक हो सकता है। लेकिन जो 243 सीटों पे चुनाव होगा, अगर वो एनडीए उस समय एकजुट रहती है तो पूरे एनडीए के साथ अपोजिशन को लड़ना होगा, तो वो थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन 1-to-1 अगर लड़ाई होता है राजनीति में, तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को के सामने एक संकट होगा, चुनौती होगी एक। जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, जो नतीजे आए हैं उसके बारे में, उसके क्या है अर्थ, उसके क्या है मतलब
राजनीति किस हद तक इस जीत से प्रशांत किशोर की आगे बढ़ेगी और सत्ताधारी दल विपक्ष की राजनीति पर क्या पड़ेगा असर। इस बातचीत को फिलहाल हम लोग देते हैं यहीं विराम। आगे किसी दूसरे विषय पर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।